नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण वर्मा स्वागत करता हूं आपका एके ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश का भाग नंबर 3 पूर्व के मैदान। और पूर्व के मैदान के अंतर्गत हमने पूर्व के मैदान को 3 भागों में बांटा था: चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे फर्स्ट भाग चंबल बेसिन। चंबल बेसिन के अंतर्गत हम चंबल से संबंधित और उसके अंतर्गत आने वाली स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मैं उसे रिपीट करता हुआ हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। तो हम कर रहे थे चंबल बेसिन। भाग नंबर 1 था ये। पूर्व मैदान को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसका पहला जो भाग है वो है चंबल बेसिन। पिछले जो वीडियो के अंतर्गत हम इसको पढ़ चुके हैं। चंबल बेसिन के अंतर्गत हमने सामान्य जो बातें हैं वो की थी। सामान्य बातें क्या, उनके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट में रिपीट करके और फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि जो चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश से लेकर और कोटा बूंदी की सीमा से होते हुए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होते हुए चंबल नदी यमुना में मिल जाती है इटावा के पास में। ये बात हमने पढ़ी। अब दोस्तों, जो कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम पढ़ेंगे चौथे हमारे भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत। इसका जो भाग सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है, यहां जिला है सवाई माधोपुर, उसके बाद में जिला पड़ता है करौली और उसके पश्चात जिला पड़ता है पूर्व में सबसे पूर्वी जिला धौलपुर। तो इनके अंतर्गत चंबल नदी से संबंधित जो स्थलाकृतियां बनती हैं, हम उनका अध्ययन जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। क्या क्या स्थलाकृतियां, किन किन का हमने अध्ययन किया, तो मैं कुछ बातें यहां बता देता हूं आपको। एक तो हमने पढ़ा था उत्खात भूमि। उत्खात भूमि, इस उत्खात भूमि को ही कहा जाता है दोस्तों वेडलैंड टोपोग्राफी। वेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि को ही वेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। हमने बात की थी कि चंबल नदी के क्षेत्र में तेज प्रवाह के कारण ऊंची नीची भूमि का निर्माण होता है, या हम कहें कि उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण होता है, जिसे उत्खात भूमि कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्खात भूमि बनाने वाली जो नदी है वो कौन सी है? चंबल नदी है। हमने इस उबड़ खाबड़ भूमि में बात की थी कि जो ऊपर का हिस्सा है इसे कहा जाता है डांग, इसे कहा जाता है डांग, और निम्न जो भूमि होती है उसे कहा जाता है खांदर। निम्न भूमि को कहा जाता है खांदर। ये चीजें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि चंबल जो नदी है वो सबसे ज्यादा क्या करती है? अवनालिका अपर्दन करती है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है। अवनालिका अपर्दन क्या है कि वर्षा काल में चंबल नदी के तेज प्रवाह के साथ में वह क्या करती है? भूमि का कटाव करती है और तेज गति से बहते हुए खड्डे युक्त भूमि का निर्माण करती है। तो मिट्टी का सबसे ज्यादा अपर्दन करती है, इसलिए इसे अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी भी कहा जाता है। तो ये बात हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने इस क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा था एक बीहड़ भूमि। बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि क्या है? तो चंबल का जो क्षेत्र है वहां धीरे धीरे अक्षत वनस्पति उगती है। अक्षत मतलब स्वतः पैदा होने वाली वनस्पति, और धीरे धीरे वह घने जंगलों का रूप ले लेती है। वह अक्षत वनस्पति ही क्या कहलाती है? बीहड़ भूमि कहलाती है। ये जो बीहड़ भूमि है वो डाकुओं का निवास स्थान होने के कारण इसे दस्यु प्रदेश भी कहा जाता था। दस्यु प्रदेश भी कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखें। तो बीहड़ भूमि उसके अंतर्गत क्या है? दूसरा, जब खांदर का नाम आ गया है तो मैं मैदानों से संबंधित और मैदानों की ही बात चल रही है, तो 4 प्रकार की आकृतियां हैं, उनको यहां आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत 4 आकृतियां मैदानों के अंतर्गत हैं। सबसे पहले तो है दोस्तों एक तो
भांबर, दूसरा है तराई, तीसरा है दोस्तों खांदर, और चौथा अपने पढ़ेंगे बांगर। ये आपको भारत की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें भी काम आएगी बातें कि क्या होती हैं ये स्थलाकृतियां, क्या इनका मतलब है, उसके बारे में अपने को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। सबसे पहले भांबर की बात करें। माना दोस्तों कि ये कोई पर्वत है, इस पर्वत की तलहटी पर वर्षा के कारण या नदियों के उद्गम के कारण जब नदियां आती हैं तो धीरे धीरे क्या करती है कि इस पर्वत की कुछ भागों को धीरे धीरे अपरदित करते हुए तोड़ देती हैं। वो पत्थर लुढ़कते हुए आकर इस पर्वत के पेंदे में यहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये पत्थर युक्त भूमि हो गई। जब कोई भी नदी शुरुआती दौर में पर्वत से निकलने के पश्चात जब इस पत्थर युक्त भूमि में आएगी, प्रवेश करेगी, तो वह एकदम से दिखाई देना बंद हो जाएगी, यानी हमें दिखाई नहीं देगी। तो इसको बोलते हैं गिरिपद। गिरि मतलब पर्वत, और इसके पैरों का जो स्थान है सबसे निचला हिस्सा है। गिरिपद के अंतर्गत वह क्षेत्र जो कंकर पत्थर युक्त हो और जहां कोई नदी आकर दिखाई देना बंद हो जाती हो या विलुप्त होने शुरू हो जाती हो, दिखाई नहीं देती, इन पत्थरों के अंदर चलती है, उस गिरिपद वाले क्षेत्र को कहा जाता है भांबर। उसे कहा जाता है भांबर। तो भांबर क्या है? तो पर्वतों की तलहटी में पत्थर युक्त भूमि, जहां कोई नदी आकर उन पत्थरों के नीचे दिखाई देना बंद हो जाए, उसे क्या कहते हैं? गिरिपद क्षेत्र या भांबर क्षेत्र कहा जाता है। दूसरी बात है तराई क्या होता है। तो दोस्तों इस गिरिपद से अगर अपने आगे चलें तो आगे का वह क्षेत्र जब इन पर्वतों के पत्थरों के बाद में जब नदी आगे पुनः दिखाई देना प्रारंभ हो, पुनः दिखाई देना प्रारंभ हो, उस क्षेत्र को कहा जाता है तराई। उस क्षेत्र को कहते हैं तराई। क्या होता है कि इस गिरिपद में कंकर पत्थरों से आगे जब नदी कोई मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और धीरे धीरे वहां पर क्या है, अधिक कीचड़ युक्त या अधिक गिल्ली नम भूमि, दलदली भूमि का निर्माण करती है, वह क्षेत्र कहलाता है तराई क्षेत्र कहलाता है। उसके पश्चात आता है खांदर क्षेत्र। खांदर क्या होता है? नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान। दोस्तों जब कोई नदी प्रति वर्ष अपने साथ जो कंकर पत्थर, मिट्टी आदि को बहाकर लेकर आती हैं तो अवसाद के रूप में उन्हें धीरे धीरे कुछ स्थानों पर जमा कर देती हैं। तो प्रति वर्ष नदी के साथ बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? खांदर कहा जाता है। प्रति वर्ष नदी के साथ बहाकर लाई गई नवीन जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? खांदर कहलाती है। अब देखिए दोस्तों कि अगर अपने खांदर पर बात करें कि सबसे नवीन जलोढ़ मृदा या खांदर जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा खांदर भूमि या खांदर मिट्टी किस नदी के पेंदे में पाई जाती है? तो दोस्तों प्रति वर्ष जो है अपने सर्वाधिक बहती है नदी कौन सी? चंबल। इसीलिए सर्वाधिक जो जलोढ़ मृदा है खांदर, वह कहां पाई जाती है? चंबल क्षेत्र में पाई जाती है। यह भी आप ध्यान में रखें, यानी नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान है चंबल क्षेत्र में। अगर अपने बात करें बांगर, तो बांगर क्या है? प्राचीन जलोढ़ मृदा, प्राचीन जलोढ़ मृदा। अब प्राचीन समय में जलोढ़ मृदा जो है वो नदियां जब अपने साथ लेकर आती थी तो धीरे धीरे क्या था कि वह क्षेत्र धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठ जाता था। बाद में वहां बाढ़ का या नदी का पानी नहीं पहुंच पाता था, तो धीरे धीरे प्राचीन जो समय में जलोढ़ मृदा के जमने से एक उच्च भूमि का निर्माण हो गया, जहां पर वर्षा का जल या नदी का जल नहीं पहुंच पाता। उस उच्च भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, जो प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान होते हैं। तो राजस्थान में अगर पूछे सर्वाधिक बांगर भूमि किस नदी पेंदे में पाई जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक बांगर भूमि के जो मैदान है वो देखने को मिलते हैं लूणी नदी पेंदे में, लूणी नदी। तो सर्वाधिक बांगर भूमि जो पाई जाती है लूणी नदी के पास पास। मैंने आपको बांगर क्षेत्र भी पढ़ाया था। लूणी नदी जब नागौर से होकर गुजरती है तो हमने नागौर का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि इसे राजस्थान में बांगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
और यह क्या है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा का मैदान है। इस बांगड़ भी कह देते हैं इसको, बांगड़ को कई जगह क्या कह देते हैं, बांगड़। अब दोस्तों कि जब आप इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो डी और आर दोनों के लिए ही आर शब्द प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दूं कि जैसे हमने ब्राड लिखा, BRAR, ब्राड, तो इसी तरह जब ट्रांसलेट के दौरान ये जो डी होता है इसकी जगह आर ही प्रयुक्त होता है, तो चाहे तो बांगड़ हो चाहे हो बांगड़। तो मैंने आपको यह भी बताया था कि बांगड़ का धनी किसे कहा जाता है, तो बांगड़ का धनी जो है नरहड़ के पीर सकरिया बाबा को बांगड़ का धनी कहा जाता है। तो वो बांगड़ क्षेत्र कौन सा है, नागौर वाला, वो लूणी नदी वाला बेसिन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बांगड़ मृदा राजस्थान में कहां पाई जाती है, लूणी बेसिन में पाई जाती है। इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं चंबल के बाद में, तो हमने जो पूर्वी मैदान है, इस पूर्वी मैदान के अंतर्गत 3 डिवाइडेशन किए थे। चंबल बेसिन जिसे हमने पढ़ लिया है, दूसरा हमने किया था बनास बाणगंगा बेसिन, बनास बाणगंगा क्षेत्र के अंतर्गत जो मैदान आते हैं वो बेसिन, और तीसरा जो हमने पढ़ेंगे वो है माही बेसिन। तो दोस्तों हम इनमें से चंबल बेसिन को हमने पढ़ लिया है। अब चंबल बेसिन के बाद में और बीहड़ भूमि आदि सबके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। सर्वाधिक बीहड़ भूमि मैंने आपको बताया धौलपुर में बनाती है चंबल नदी, सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि जो है वो धौलपुर में बनाती है, और डांग की रानी जो है करौली को कहा जाता है। ये पिछले वीडियो में यहां तक चर्चा कर चुके हैं, जो खांदर बांगर के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बनास बाणगंगा बेसिन। तो अपने बनास बाणगंगा बेसिन पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, बनास बाणगंगा जो बेसिन है उसके अंतर्गत आप देखिए 2 नदियों का जिक्र हो रहा है। एक तो बनास का जिक्र हो रहा है और दूसरा जिक्र हो रहा है बाणगंगा का। बेसिन वह क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में वह नदी बहती है, यानी नदी के बहने का स्थान जो है उसे क्या कहते हैं, बेसिन कहते हैं। अगर हम बात करें बनास बाणगंगा बेसिन की, तो मैं आपको बता दूं कि हम किस क्षेत्र का जिक्र करने जा रहे हैं सामान्यतः। तो अगर हम बात करें कि बनास नदी की, तो दोस्तों ये है अरावली पर्वतमाला। इस अरावली पर्वतमाला से राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, खमनोर की पहाड़ियां। इन खमनोर की पहाड़ियों से नदी निकलती है बनास नदी, जो निकलती है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर मिल जाती है किसके अंतर्गत, चंबल नदी में मिल जाती है। ये हमने स्ट्रक्चर बनाया था चंबल नदी का। कहां मिलती है, तो वो हम पढ़ते हैं कि रामेश्वरम में मिलती है। रामेश्वरम जो क्या है कि त्रिवेणी संगम माना जाता है बनास, सीप नदी और चंबल नदी का। कौन कौन से जिले हैं हम इसमें पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें जिले पढ़ रहे हैं राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो कितने जिले जो हैं इस नदी के अंतर्गत आते हैं, तो कुल मिलाकर 6 जिले जो हैं वो बनास बेसिन के अंतर्गत आते हैं। हम बनास के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे चौड़ा है, तो सबसे बड़ा है तो बनास का है। राजस्थान की यमुना से कहा जाता है, तो बनास नदी को कहा जाता है। और पूर्णतः या पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण बहाव का आधार का मतलब क्या है दोस्तों, किसका उद्गम होता है राजस्थान से, और ये राजस्थान की भूमि में ही चंबल में मिल जाती है, अर्थात उद्गम के बाद किसी अन्य राज्य में प्रवेश नहीं करती, केवल और केवल राजस्थान में ही बहती है। इस दृष्टि से यह पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 480 किलोमीटर बहती है राजस्थान में। तो हमने ये चीज पढ़ी थी इसके बारे में। चंबल की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो भी है बनास। तो अर्थात हम कौन से मैदान का जिक्र करेंगे, एक तो इन जिलों में जो मैदान बनता है उसका,
दूसरी मैं आपको मैप के आधार पर बात बता देता हूं कि जो जयपुर के अंतर्गत एक पहाड़ियां आती हैं, बैराठ की पहाड़ियां। जयपुर में पहाड़ियां हैं, उनका नाम है दोस्तों बैराठ की पहाड़ियां। यहां बना देता हूं मैं, बैराठ की पहाड़ियां, जिसको पहले अपने विराट टंकर कहते थे। यहां जयपुर से दौसा होते हुए भरतपुर, और भरतपुर के बाद में मुरादगंज के पास में एक नदी जाती है जिसका नाम है बाणगंगा। हम पढ़ते हैं जीके में कि जो राजस्थान से चंबल के बाद सीधी यमुना में मिलने वाली दूसरी बड़ी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, बाणगंगा, जिसे हम रुंडित नदी, ताला नदी और अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इस बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत जो जिले आते हैं उन मैदानों को भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आप सामान्य आपको जानकारी मिल गई होगी कि हम किस क्षेत्र का अभी अध्ययन शुरू करने वाले हैं। तो हम बाणगंगा क्षेत्र बेसिन का और बनास बेसिन का, इन दोनों का ही सम्मिलित अध्ययन जो है इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। तो मैं दोबारा शुरू करता हूं आपको। तो ये मैंने बेसिकली एक स्ट्रक्चर बनाया है राजस्थान का। ये है मान लो राजस्थान। इस राजस्थान के अंतर्गत हम बात करें तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बनास पर। तो जो बनास नदी है, उस बनास नदी का अपने बात करें कि कहां कहां वह बहती है, तो बनास जो नदी है वह बहती है 6 जिलों में, जिसका हमने अभी जिक्र किया। इस तरह 6 जिलों में बहती है राजस्थान के, और सवाई माधोपुर के पास में मिल जाती है। किसके अंतर्गत वह है, तो वह चंबल के अंतर्गत मिल जाती है। अब अगर अपने बात करें कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, कौन कौन से मैदान इसके अंतर्गत आते हैं, तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी विशेषता क्या है बनास की। तो देखो, एक तो आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र या क्षेत्र वाली नदी तो कौन सी है, बनास। क्योंकि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की बात आएगी तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र चंबल का है दोस्तों, राजस्थान में अपवाह क्षेत्र है इसमें अंतर्गत। दूसरी बात इसके अंतर्गत पढ़ें कि बनास बेसिन के अंतर्गत कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो बनास बेसिन के अंतर्गत जो है वो भूरी मिट्टी का प्रसार है। ये बात ध्यान रखें आप, भूरी मिट्टी का प्रसार है। बनास अरावली से निकलती है और अरावली के थोड़ा समानांतर चलते हुए चंबल में, सवाई माधोपुर में मिल जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः जो है वो कृषि होती है मक्का की, मुख्यतः कृषि होती है मक्का की। उसके बाद हम बात करें कि क्या कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं मैदान, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले एक क्षेत्र का मैं जिक्र करूंगा यहां, वो क्षेत्र है दोस्तों देवगढ़। देवगढ़ की पहाड़ियां, देवगढ़ की पहाड़ियां, देवगढ़ की पहाड़ियां जो हैं दोस्तों वो राजसमंद जिले में है। देवगढ़ की पहाड़ियां जो हैं वो राजसमंद जिले में है। कालांतर में इन पहाड़ियों का बहुत अधिक अपर्दन हुआ। अपर्दन होने के बाद में धीरे धीरे ये जो है वो बिल्कुल छोटी हो गई पहाड़ियां। तो राजस्थान में आपसे पूछे सर्वाधिक अपर्दन वाली पहाड़ियां कौन सी है, तो सर्वाधिक अपर्दन किनका हुआ है, तो सर्वाधिक अपर्दन हुआ है देवगढ़ की पहाड़ियों का। सर्वाधिक अपर्दन वाली पहाड़ियां कौन सी हैं, देवगढ़ की पहाड़ियां। अब इस देवगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, जो बनास का क्षेत्र है, बनास के साथ आने वाली मिट्टी से, बनास के साथ जो मिट्टी आती है बहकर, उस मिट्टी से देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य, देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य एक मैदान का निर्माण हो गया है। एक मैदान का निर्माण हो गया है। इस मैदान को दोस्तों राजस्थान में कहते हैं पीडमांट का मैदान। पीडमांट का मैदान। तो पीडमांट का मैदान किस जिले में है, तो किस जिले की बात करें तो देवगढ़ राजसमंद से लेकर भीलवाड़ा के मध्य फैला है। देवगढ़ राजसमंद से
भीलवाड़ा के मध्य कौन सा मैदान है? पीडमांट का मैदान है। किस नदी द्वारा बनाया जाता है? तो कौन सी नदी है? बनास नदी। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी का प्रसार है? भूरी मिट्टी का क्या है? प्रसार है। अरावली की ढालों के बिल्कुल समीप है, इसलिए पूछे किसकी कृषि की जाती है? तो यहां पर मक्का की कृषि की जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देवगढ़ की पहाड़ियां राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन करने वाली पहाड़ियां हैं या सर्वाधिक अपर्दित पहाड़ियां हैं, यह भी बात आप ध्यान में रखें। तो इस मैदान को हम कहते हैं राजस्थान में पीडमांट का मैदान, जो देवगढ़ से लेकर भीलवाड़ा के मध्य फैला हुआ है। दूसरी बात हम बात करें तो यह जो क्षेत्र है दोस्तों टोंक वाला, इस मैदान को कहते हैं राजस्थान में मालखेराड़ का मैदान। मालखेराड़ का मैदान। मालखेराड़ जो है दोस्तों या खेराड़ जो है, ये मुख्यतः कहां पर है? तो एक तहसील है राजस्थान में भीलवाड़ा की, जहाजपुर। जहाजपुर तहसील कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में है। से लेकर यह टोंक जिले में जो बनास नदी के बेसिन का क्षेत्र है, जो इसके साथ लगता है, वहां तक की भूमि, यहां से लेकर यानी कहां से? जहाजपुर भीलवाड़ा से लेकर और बनास नदी के क्षेत्र तक की जो भूमि है, इस क्षेत्र को राजस्थान में मालखेराड़ का मैदान जो है वो कहा जाता है। और इस टोंक क्षेत्र में इसी कारण जो बोली बोली जाती है उसे हम राजस्थान में कहते हैं खेराड़ी बोली। खेराड़ी बोली। और ये जो खेराड़ी बोली है दोस्तों, ये 3 बोलियों का मिश्रण है। इसके अंतर्गत एक तो आती है बोली हड़ौती, हाड़ौती। दूसरी आती है दोस्तों ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी। और तीसरी आती है दोस्तों मेवाड़ी। खेराड़ी बोली जो है वो मुख्यतः 3 बोलियों का मिश्रण है। हाड़ौती उत्तर की ओर, ये वाला एरिया दक्षिण की ओर हाड़ौती है, उत्तर की ओर है ढूंढाड़ एरिया, और इसके पश्चिम की ओर है मेवाड़ क्षेत्र। इन तीनों क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र होने के कारण इस बोली में तीनों ही भाषाओं के गुण जो हैं वो पाए जाते हैं। तो मालखेराड़ क्षेत्र जो है वो जहाजपुर भीलवाड़ा से बनास में टोंक नदी तक का क्षेत्र है। और ये मुख्यतः जो है वो टोंक और बनास के मध्य फैला है। यहां पर खेराड़ी बोली बोली जाती है। खेराड़ी बोली 3 बोलियों का मिश्रण है, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और मेवाड़ी। इन 3 बोलियों मुख्यतः इसके अंतर्गत फैली हुई है। तो यह है बनास नदी के अंतर्गत आने वाले मैदान। इसके अंतर्गत एक हमने पढ़ा पीडमांट का मैदान और दूसरा हमने पढ़ा मालखेराड़ का मैदान। ये बनास नदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों बनास का ही जो दूसरा भाग है, बाणगंगा वाला मैदान, जो हम बनास बेसिन के अंतर्गत ही पढ़ेंगे उसको। तो बाणगंगा मैदान की बात करते हैं अपने। अगर अपने दोस्तों बाणगंगा के मैदान की बात करें तो यह अरावली जो है, इस अरावली के पूर्व की ओर से नदी निकलती है, जो जयपुर, दौसा और भरतपुर होते हुए मिल जाती है आगे जाकर किसमें? यमुना में। इस नदी का नाम है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी। इस बाणगंगा नदी का उद्गम होता है बैराठ की पहाड़ियां, बैराठ की पहाड़ियां। और बैराठ की पहाड़ियां कहां पर है? तो ये है दोस्तों जयपुर में। ये कहां पर है? जयपुर जिले में है। इसके अंतर्गत जयपुर और जयपुर के पश्चात जिला आता है दौसा, और दौसा के बाद यह नदी जाती है भरतपुर। दौसा के बाद जाती है भरतपुर। तो बाणगंगा बेसिन जो है वो मुख्यतः 3 जिलों से संबंधित है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। इन 3 जिलों से संबंधित है। अगर अपने बात करें तो जो बाणगंगा का जो क्षेत्र है, जो मुख्यतः तो हम बात करें बेसिकली तो राजस्थान में बात कर रहे हैं यहां पर। अगर हम बात करें
कि बाणगंगा से लेकर यमुना नदी के मध्य का जो क्षेत्र है सारा, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों रोही का मैदान। रोही का मैदान। तो आपसे पूछे राजस्थान में रोही का मैदान जो है वो किस नदी के बेसिन का क्षेत्र है? तो वह बाणगंगा नदी के बेसिन का क्षेत्र है, जो मुख्यतः 3 जिलों में फैला है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। इन 3 जिलों के अंतर्गत फैला हुआ है। यह जो क्षेत्र है वो राजस्थान में गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो एक रोही का मैदान है, और हनुमानगढ़ गंगानगर में जो घग्गर क्षेत्र है वह भी गेहूं और चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो नाली बेल्ट है उसका चावल फेमस है, बासमती चावल। और खुशबूदार चावल के लिए हनुमानगढ़ अधिक फेमस है गंगानगर से। तो यहां तक बात आपको समझ में आई कि रोही का मैदान जो है वो बाणगंगा नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है। यह बेसिन क्षेत्र 3 जिलों में है, जयपुर, दौसा और भरतपुर, और मुख्यतः गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बाणगंगा नदी के बारे में जो प्रश्न आता है उनमें से उपनाम पर 2-3 बार प्रश्न आ गया। इसी बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित नदी भी कहा जाता है। इसी बाणगंगा नदी को दोस्तों ताला नदी भी कहा जाता है। इसी बाणगंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो महाभारत काल के दौरान कहते हैं कि अर्जुन ने तीर से इसको जो पैदा है वो किया था, जहां पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे, बाल जो हैं वो धोए थे। तो उन पे भी हम बात करेंगे जब हम राजस्थान के जनपद और महाजनपद पढ़ेंगे, तो वो भी बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों का संबंध जो महाभारत से है। तो जो हमने एक जिक्र किया यहां बैराट का, यह राजस्थान में बौद्धकालीन और महाभारत कालीन स्थल है। यानी महात्मा बुद्ध का भी इससे संबंध रहा है, क्योंकि जो अशोक का भव्य अभिलेख है वो यहां से प्राप्त हुआ है, और यहां पर महात्मा बुद्ध का एक स्तूप भी मिला है। महात्मा बुद्ध की एक स्वर्ण मंजूषा में जो है उनकी अस्थियां भी प्राप्त यहां से हुई हैं। और महाभारत काल के दौरान ये मत्स्य जनपद कहलाता था क्षेत्र, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसको हम आधुनिक रूप से बैराट कहते हैं। और यहां पर कहते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास का जो 1 वर्ष अज्ञातवास था वो यहां पर बिताया था। तब यहां का शासक था राजा विराट, और उस विराट का एक पुत्र था उत्तर, और पुत्री थी उत्तरा। यानी राजा कौन था यहां का? विराट राजा, जिसकी पुत्री थी उत्तरा और पुत्र था उत्तर। इस उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह को तोड़ तो पाया था पर उससे निकल वापस नहीं पाया था। इस उत्तरा को डांस सिखाने का जो काम है, नृत्य सिखाने का जो काम है, वो अर्जुन ने किया था। अर्जुन उस समय शापित था, और शाप काल के दौरान उसने क्या है कि इसको नृत्य सिखाया था। तो कहते हैं कि अपने वनवास के पूर्ण होने से पूर्व ही कौरवों ने जो है बैराट पर आक्रमण किया था, परंतु कहते हैं अर्जुन ने जब धनुष को धारण कर लिया तो कौरव यहां से भाग जाते हैं। तो ये बाणगंगा बेसिन जो है इसका भी अपने और आगे डिटेल से जिक्र करेंगे। यहां आपको इतना पता लग गया कि बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत हम भूगोल में इतना ही पढ़ रहे हैं, वो इतिहास की बात है, तो हम इतिहास को इतिहास में देख लेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत आता है, पूर्व के मैदान के अंतर्गत, वो आता है दोस्तों माही बेसिन। जो इसका तीसरा पार्ट है वो अपने अब पढ़ने जा रहे हैं। पूर्व के मैदान का जो तीसरा हिस्सा है कौन सा है? माही बेसिन। माही बेसिन। तो माही जो बेसिन है दोस्तों, अगर अपने उसका जिक्र करें कि माही बेसिन जो है वो कौन सा क्षेत्र है, तो दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अंदर मेहंद झील से, और यह राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है खांदू गांव में। खांदू गांव बांसवाड़ा में, खांदू गांव बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। उसके पश्चात प्रतापगढ़ की सीमा तक जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए गुजरात चली जाती है, और गुजरात के बाद में ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में। राजस्थान की सबसे दक्षिणी नदी है
बड़ी आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा, बागड़ की गंगा, प्रदेश की जीवन रेखा वगैरह जो है हम माही को कहते हैं। यह जो माही नदी है ये मुख्यतः 3 मैदानों का निर्माण करती है, जिसमें से एक हम पढ़ते हैं दोस्तों 56 का मैदान, 56 का मैदान। दूसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। और तीसरा हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे दोस्तों वागड़ का मैदान, वागड़ का मैदान। तो ये मुख्यतः इसके अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों आप देखिए कि ये जो माही नदी का ये उत्तरी भाग है, यहां जिला जो पड़ता है वो पड़ता है दोस्तों प्रतापगढ़। ये जिला है बांसवाड़ा और ये जो जिला है ये है डूंगरपुर। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि जो माही नदी का ये उत्तरी क्षेत्र है, जो इस माही नदी के किनारे की भूमि है प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है 56 का मैदान। ये पड़ता है प्रतापगढ़ और दूसरा कौन सा इसके साथ संयुक्त नाम आता है बांसवाड़ा। तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो 56 का मैदान है उनसे संबंधित जिलों का सही युग्म कौन सा है। तो 56 के मैदान से संबंधित जो जिलों का सही युग्म है वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से ये क्या है संबंधित है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों 56 का जो मैदान है वो राजस्थान में सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला मैदान है। सबसे ज्यादा क्या है तीव्र ढाल वाला मैदान, तीव्र ढाल वाला मैदान, अर्थात इसका ढाल क्या है अधिक तिरछा है, तीव्र है। तो हमने जितने मैदानों का अब तक जिक्र किया, अगर उसमें से पूछे कि कौन से नदी द्वारा निर्मित मैदान अधिक तीव्र ढाल वाले हैं, तो सर्वाधिक तीव्र ढाल वाले जो मैदान हैं वो माही नदी बेसिन के हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, इस क्षेत्र को हमने नाम दिया छप्पनिया का मैदान। कहते हैं कि यहां 56 नदी नालों का समूह है या गांवों का समूह है, इस कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। जबकि हमने 56 की जो पहाड़ियां हैं उनको पढ़ा था, वो बाड़मेर और जालोर की संयुक्त सीमा पर फैली है। 56 की जो पहाड़ियां हैं उसको हमने पढ़ा था कि वो गुंबदाकार पहाड़ियां हैं और वो अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसे बैथोलिथ कहा जाता है। अर्थात कि हम 56 की पहाड़ियों को बैथोलिथ भी कह सकते हैं। और हमने अगर धर्म से उसका संबंध करें तो वह जैन धर्म से संबंधित है और जैन धर्म के जो संत थे 23वें पार्श्वनाथ, उनका वहां पर मंदिर बना हुआ है। साथ ही नाकोड़ा भैरव जो मंदिर है वो भी वहां पर बना हुआ है। तो उसका जिक्र हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो 56 का मैदान संबंध इससे है। दूसरा है दोस्तों कांठल का मैदान। 56 के मैदान को ही दोस्तों कांठल का मैदान कहा जाता है। कांठल का अर्थ होता है किनारा, कांठल का अर्थ होता है किनारा। जो माही नदी की किनारे वाली भूमि है उसे कहते हैं कांठल क्षेत्र। तो 56 का मैदान या कांठल का मैदान दोनों ही प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में फैले हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें वागड़ के मैदान की। तो वागड़ के मैदान का निर्माण जो माही नदी है वो करती है दोस्तों, यहां गुजरात और राजस्थान की जो सीमा है यहां पर, इससे संबंधित 2 जिलों द्वारा यह मैदान, 2 नदियों द्वारा यह मैदान बनता है, जिसमें मुख्यतः नदी आती है माही, और माही से संबंधित यहां पर जिले हैं डूंगरपुर, 2 जिले हैं, एक दूसरा है बांसवाड़ा। तो जो वागड़ का मैदान है या जो वागड़ क्षेत्र है उसका संबंध 2 जिलों से है। एक जो जिला है वो है डूंगरपुर और एक जिला है बांसवाड़ा। ये माही नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है जिसका भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो वागड़ अलग है दोस्तों, और बांगर जब शब्द आए, बांगड़ या बांगर, अगर ये शब्द आता है
तो इसका मतलब क्या है कि नागौरी उच्च भूमि। बांगड़ क्या है? नागौरी उच्च भूमि। जबकि वागड़ क्या है? तो वागड़ है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, ये वागड़ कहलाता है। तो यहां तक आपको बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। तो ये पूर्व मैदान के अंतर्गत हमने पढ़ा कौन कौन से क्षेत्र, एक पढ़ा चंबल बेसिन, दूसरा पढ़ा बनास बाणगंगा बेसिन और तीसरा पढ़ा हमने माही बेसिन। तो ये तीनों मैदान जो है हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पूर्व के जो मैदान हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के अंतर्गत जो बनने वाले प्रश्न हैं उनका जिक्र करेंगे। यहां हम सामान्य से एक गलती करते हैं कि जो शब्द लिखा है पूर्व के मैदान, तो पूर्व का मैदान का हम संबंध ले लेते हैं कि पूर्व का मतलब ये वाला एरिया। नहीं दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे कि जो माही का मैदान है या जो माही बेसिन है, 56 का मैदान है, वागड़ का मैदान है, यह किसका भाग है, तो आप ऐसा नहीं कहेंगे राजस्थान के दक्षिण प्रदेश का भाग है। किसका भाग है ये? तो ये पूर्व के मैदान का भाग है। चाहे वो 56 मैदान पूछे, कांठल का मैदान पूछे या वागड़ का मैदान, ये पूर्व के मैदानों में आते हैं। बनास का मैदान है, चाहे वो पीडमांट वाला हो, चाहे वो मालखेराड वाला हो, ये भी आते हैं। चंबल बेसिन जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के इस किनारे वाली भूमि जिसको हम विंध्यन कगार क्षेत्र कहते हैं, इस भूमि वाले क्षेत्र को ये मैदान भी किस में आते हैं? पूर्व के मैदान के अंतर्गत आते हैं। तो एक सामान्य सा जो बेसिक नॉलेज है वो आप यहाँ पर इस दृष्टि से देखें कि पूर्व मैदान में हमने क्या क्या पढ़ा है और परीक्षा की दृष्टि से उससे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बेसिकली जो इससे संबंधित और क्या क्या बातें हैं तो उस पर अपने सामान्य चर्चा कर लेते हैं। पूर्व मैदान की जो विशेषता है हम उस विशेषता का यहां थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। मैं उस बात को रिपीट कर देता हूं। मैंने बताया था कि जो पूर्व का मैदान है वो प्लिस्टोसीन काल में निर्मित है, प्लिस्टोसीन। और हमने बात की थी कि उसका जो निर्माण है वो मरुस्थल के साथ ही हुआ था। जो मैदान में हमने पढ़ा था कि जो नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान है खांदर, उनका निर्माण 33 महासागर के अवशेषों से हुआ है। जबकि जो प्राचीन बांगड़ क्षेत्र है उस प्राचीनता के आधार पर वो बांगड़ का क्षेत्र मरुस्थल से अधिक प्राचीन है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का अगर प्राचीनता के आधार पर क्रम पूछा जाए कि क्या क्रम होगा, तो हमने पढ़ा था अरावली सबसे प्राचीन है, तो सबसे पहला प्रदेश होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश, ये सबसे प्राचीन है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर अगर प्रश्न पूछा जाए हमसे अवरोही क्रम के आधार पर, तो हम पढ़ेंगे आगे दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश, क्योंकि इसका उद्गम भी गोंडवाना लैंड ज्वालामुखी के अंतर्गत, जो गोंडवाना लैंड चट्टाने उनमें ज्वालामुखी क्रियाएं हुई तब दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ। तीसरा हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत पूर्व का मैदान, क्योंकि पूर्व मैदान के अंतर्गत भले ही खांदर 33 के बराबर हो, परंतु जो बांगर क्षेत्र है वो 33 महासागर या पश्चिमी मरुस्थल से अधिक पुराना है। और चौथा सबसे नवीन राजस्थान का भौतिक कौन सा है प्रदेश है, तो थार मरुस्थल सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है राजस्थान का। ये उनकी प्राचीनता के आधार पर क्रम है। हम लास्ट में इन बातों का जिक्र जो है वो कर लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि क्षेत्र कितना है इसमें, तो इसमें क्षेत्र है दोस्तों 23%। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो हमने पढ़ा था कि जनसंख्या इसके अंतर्गत आती है 39-39%। इस दृष्टि से हमने पढ़ा था कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जन घनत्व, औद्योगिक दृष्टि से संपन्न आदि जो सभी बातें हैं, राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा का निर्माण कहाँ होता है, तो सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ये सभी विशेषताएं पूर्वी मैदान के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हमने पूर्व के मैदान को पढ़ा और नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व का पठार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।